असल क्या दिक्कत है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में जैसे ही उन्होंने क्या किया, वहां पर विजिट किया, चाइना ने इसके ऊपर में क्या किया, ऑब्जेक्शन उठाया। क्या क्या है, ऑब्जेक्शन उठाया। और आप सभी जानते हैं तवांग जो रीजन है वो भी क्या है, इस समय न्यूज में है। वहां पर भी क्या हुआ था, हमारा और चाइना का क्या हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था। तो ये रीजन काफी ज्यादा, और जब जब इंडिया की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के अंदर में कोई भी इवेंट या फिर कोई भी इनिशिएटिव लेने की बात की जाती है, तो चाइना क्या करता है, उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर में ऑब्जेक्शन उठाता है। इवन चाइना ने क्या किया, अपने तरफ से यूनिलेटरली क्या किया, 11 जो जगह हैं उनका रीनेम कर दिया है। अब चाइना तो ये कहता है कि भाई ये वाला एरिया क्या है, हमारा है। एंड भारत कहता है भाई ये तो भारत का अभिन्न अंग है, भारत का पूरा हिस्सा है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये चाइना अपनी तरफ से क्या सोच के चलता है कि ये डिस्प्यूट है, बल्कि इंडिया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि भाई ये तो इंडिया का हिस्सा है। अब यहाँ से एक और चीज देखने की कोशिश करिएगा, चाइना कॉन्टिन्यूसली इस रीजन में क्या करता है, अपनी फोर्स के द्वारा क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता है। और इन एरिया के अंदर में हम भी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और से देखिए, अभी तक ज्यादा इंगेजमेंट हमारी यहाँ पर रहती थी, एक्टिव इंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ। इस वाले रीजन में रिलेटिवली क्या, रिलेटिवली शांति रहती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा शांति रहती थी, मैं रिलेटिवली वर्ड यूज किया मैंने। लेकिन अब अगर मेरे दोस्त यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, तो यानी कि आपके टू फ्रंट ओपन हो चुके हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ क्या है, चाइना है। इससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, वेस्ट होंगे। क्या होंगे, वेस्ट होंगे। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और इसीलिए आप देखेंगे कि बॉर्डर को कैसे डेवलप किया जाए। बॉर्डर को डेवलप करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप वहां पर जाइए, एक दीवार या फिर एक फेंस खड़ा कर दीजिए, नहीं। वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो आपके प्रति क्या रहे, प्रो, और आपके प्रति क्या रहे, उनका जवाबदेही रहे। तो इसलिए उनके लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेसिक नीड है, जो बेसिक डेवलपमेंट है, वो करनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सिक्योरिटी के कंसर्न के कारण में जो वहां पर बेसिक नीड होती है उन विलेजेस में रहने वाले लोगों की, उनको आप भूल जाते हैं, उनको मिस कर देते हैं। और उसके कारण में क्या होता है, एक वॉइड क्रिएट होता है, जिसके कारण में क्या होता है, बहुत हद तक क्या होता है, माइग्रेशन होता है। इसीलिए आप देखेंगे चाइना क्या करता है, बॉर्डर पर आकर क्या कहता है वहां पर विलेज बनाते हैं। तो उससे दो ऑब्जेक्टिव पूरे, एक वहां पर आबादी आ गई। अब जैसी आबादी आती है तो आप सभी जानते हैं कि चाहे इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी आप चले जाएं, आबादी वाले एरिया में डिस्प्यूट होना, फिर उसके बाद में कहना कि भाई यहाँ तो हमारे लोग रह रहे हैं, जैसे आप सभी कहीं पे तब्बू गाड़ दो, वो कहते भाई साहब हमारे तो लोग यहाँ रह रहे हैं, ये तो हमारा एरिया है। दूसरी चीज यहाँ से क्या, कि जब यहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, पीपल रह रहे होते हैं, तो फिर जो इंटेलिजेंस होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती है। और इसीलिए इंडिया ने भी एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसे हम वीवीपी भी बोलते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये भी चीज नोट करके रखिएगा। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसके अंदर में हमने 4800 करोड़ रुपए एलोकेट किया है, जिसमें से 2900 यानी कि 2967 करोड़ रुपए जो अगर देखा जाए, मतलब कर में ये सारा का सारा पैसा कहाँ पर आपके 19 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में होगा, कहाँ कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर में होगा, और लद्दाख के अंदर में होगा। तो वीवीपी, इसको हमने अनाउंस कब किया, बजट के अंदर में अनाउंस किया 2022-23 के अंदर में। ठीक है। और हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम किसकी तरफ में जा रहे हैं, ये हम यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बॉर्डर विलेज, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सारी चीज़ हम करेंगे। कहाँ कहाँ पर करेंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। प्लीज इसको मिस मत करिएगा, कहीं आप पंजाब या और कुछ लगाकर मत चले आना। ठीक है, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर मत लगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए तेलंगाना। आज ही आर्टिकल है सारे के सारे, ठीक, आज ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना भी, केरल भी, और उसके बाद में आपका कर्नाटका भी न्यूज में था थोड़ा सा, लेकिन जो मेन है तमिलनाडु है। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, ये तीन बहुत ज्यादा क्या है इस समय इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो रहा है, बिल, वही इशू ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और कई बार हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है स्टेट के अंदर में, जैसे पार्लियामेंट के अंदर में, जब तक किसी बिल को साइन नहीं करेंगे प्रेसिडेंट, वो एक्ट नहीं बनता है। ऐसे ही मेरे दोस्त, जब तक किसी बिल को साइन नहीं करेंगे कौन, गवर्नर, तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। अब जो सरकार है वो क्या है, चुन कर आई है, क्या है, चुन कर आई है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, वो इलेक्शन के थ्रू लोगों ने, यानी कि पीपल ने उनको क्या किया है, वोट किया है। अब वो कोई बिल लेकर आते हैं और वो बिल जाता है गवर्नर के पास में। गवर्नर के पास में कई सारे ऑप्शन है, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ कि क्या, जैसे कि तो मंजूरी दे दे, यानी कि एसेंट दे दे, एक वो बिल्कुल उसको खारिज कर दे, यानी कि विदहोल्ड कर ले। एक ऑप्शन क्या करते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए, भैया दोबारा वापस भेज दो। लेकिन वो पता है इसलिए नहीं भेजते गवर्नर, क्योंकि अगर वापस भेज दिया और सेम बिल को अगर दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली ने दोबारा से भेज दिया गवर्नर के पास में, तो गवर्नर के ऊपर मजबूरी हो जाएगी, उसको क्या करना है, मंजूरी देनी ही देनी है। तो ये भी एक रीजन है। इसलिए क्या करते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है कि भाई बिल आपके पास में आज की डेट में आया है तो इतने दिन के अंदर में आपको क्या है, डिसीजन ले लेना चाहिए। तो गवर्नर क्या करते हैं, इनडेफिनाइट टाइम के लिए उसके ऊपर में कोई डिसीजन नहीं लेते हैं।
और इसी के खिलाफ में क्या है, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारे स्टेट जैसे तेलंगाना भी, तमिलनाडु भी एंड केरला भी, इन्होंने क्या किया है, पिटीशन डाली है। क्योंकि अगर आप वहां पर डिसीजन नहीं ले, देखिए ना पेज नंबर 5 पर भी है, पेज नंबर 4 पर भी है, ये फ्रंट पेज पर भी है एंड पेज नंबर 10 पर भी कंटिन्यू है। आप इससे सोचिए कि गवर्नर से रिलेटेड आज कितने सारे आर्टिकल हैं। तो यहाँ से क्या चीज समझ में आ रही है, यहाँ से ये चीज समझ में आ रही है कि मतलब इशू, ये चीज समझ में आ रहा है आपको कि टाइम ना होने के कारण में, टाइम डिसाइडेड ना होने के कारण में ये इशू न्यूज में बना हुआ है। और इन्होंने तमिलनाडु के हाउस ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया है जहां पर वो सेंटर से कह रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आप अमेंडमेंट करिए और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लिखिए कि विद टाइम लिमिट। अब वो टाइम लिमिट कुछ भी हो सकती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इतने टाइम के अंदर में क्या है, गवर्नर को डिसीजन लेना ही पड़ेगा नॉर्मल कंडीशन में। अगर मान के चलिए कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तब आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तब आप कुछ बिल को पेंडिंग रख सकते हैं, वरना आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ये हमने वैसे पढ़ा हुआ है सारी चीज कि फिनलैंड ने क्या किया है, नेटो को ज्वाइन कर लिया। किसको ज्वाइन कर लिया, नेटो को ज्वाइन कर लिया। और फिनलैंड की बॉर्डर लगती है किसके साथ में, रशिया के साथ में बॉर्डर लगती है। तो पहली बात तो फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन कर लिया और नेटो में अब कितने मेंबर हो गए, 31 मेंबर हो गए। नेटो की फुल फॉर्म क्या है, नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज याद रखिएगा। अगर देखा जाए, ये प्लीज इस फैक्ट को नोट कर लीजिएगा कि जहां पर अगर देखा जाए नेटो वाले सिक्योरिटी वाला जो क्लॉज है फिनलैंड को तो मिलता है, क्योंकि अगर देखा जाए रशिया और फिनलैंड की बॉर्डर अगर देखा जाए तो कितनी 1340 किलोमीटर की बॉर्डर अपनी शेयर करता है, ठीक। और उसके बाद में देखा जाए फिनलैंड ऐसा नहीं है जो पहला देश है, अगर आप देखेंगे आसपास में जाएंगे तो नॉर्वे ने ज्वाइन किया 1949 के अंदर, फाउंडिंग मेंबर रहा नॉर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटविया ने ज्वाइन किया 2004 में, एस्टोनिया ने ज्वाइन किया 2004 में, पोलैंड ने ज्वाइन किया 1999 में, लिथुआनिया ने किया 2004 में। और एक चीज आपने यहाँ नोट करी, जो यूक्रेन जो लड़ रहा है वो इतने समय से चाह रहा है कि उसे मेंबरशिप दे दी जाए, 2008 से आगे पीछे लगा हुआ है, उसको मेंबरशिप नहीं मिल रही है अभी। तो यहाँ ये चीज न्यूज में देखा है कि एनसीईआरटी के अंदर में चेंजेस की बात की जा रही है। और मतलब ये काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है कि एनसीईआरटी में क्या चेंजेस होने चाहिए। तो पहली बात तो ये समझिए कि हर गवर्नमेंट चेंजेस करती है, हर गवर्नमेंट चेंजेस करती है। तो ये चीज आप इस चीज को समझो, इस आर्टिकल में कहीं पर भी चेंजेस को क्वेश्चन नहीं किया गया। क्या है, चेंजेस को क्वेश्चन नहीं किया गया। यहाँ पर वो नेशन के अंदर में प्लूरल जो सोसाइटी है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो हार्मनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सोसाइटी और कंट्री जब मैच्योर होगी तो पास्ट के जो परेशानियां रही हैं उनको क्या है देखेंगे। और इवन ये कहा जा रहा है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उससे अलाइन किया जा रहा है इन सभी चीजों को, ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा, मतलब एक और चीज नोट करिएगा, ये भी नहीं कहा एनसीईआरटी अभी नहीं, ये थर्ड राउंड है। अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट को आप देखें तो 2014 के बाद से ये थर्ड राउंड है जहां पर एनसीईआरटी के अंदर में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, रेक्टिफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में समझिएगा। एक पर्सपेक्टिव होता है और दूसरा पर्सपेक्टिव होता है, बीच में है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक टेक्स्ट बुक है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, क्या है, स्कूल में पढ़ाई जा रही है। अब क्या है, इसमें क्या कंटेंट होगा, क्या होगा, इसमें क्या कंटेंट होगा। अब देखिए जब जब गवर्नमेंट जिस जिस प्रकार की रहती है उस हिसाब से वहां पर चीजें कंटेंट जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीजें हर किसी के अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि मतलब ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सही है या फिर जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है वो गलत है। ये चीज समझिएगा अपने अपने, जैसे अभी अगर आप देख रहे हो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई ये चैप्टर नहीं होंगे, ये और दूसरे ये चैप्टर इंक्लूड किए जाएंगे। तो ऐसे ही प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने भी क्या किया है, इन चैप्टर्स को क्या किया है, इंक्लूड किया है, उन चैप्टर्स को हटाया है। लेकिन इस पर्सपेक्टिव में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना चाहिए कि हिस्ट्री की अगर बुक है तो वो हिस्ट्री होनी चाहिए। हिस्ट्री का मतलब क्या है कि वो हो चुका है, उसमें कोई अजम्पशन के ट्वीट करने के चांसेस नहीं है, ठीक है। और यहाँ से एक और चीज समझिए कि आपको अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो पार्टिसिपेटरी चेंजेस होने चाहिए। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वाइडर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कंसल्टेशन के साथ में क्या होना चाहिए, करिकुलम में चेंज होना चाहिए। क्योंकि करिकुलम क्या है, ये सोसाइटी एंड नेशन का जो यूथ है उसको क्या करता है, शेप करता है। और ये सब लिखा है, बहुत ही अच्छा इस चीज को लिखिएगा। और एसेंशियल है, जरूरी है सिलेबस के अंदर में रिवीजन करना रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए। पहली बात, आप क्या पढ़ा रहे हैं यंगर जनरेशन को, ये कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए सोसाइटी का, क्योंकि एजुकेशन सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हिस्सा है। तो यहाँ से कुछ फैक्ट है, कल कल बहुत डिटेल में पढ़ा वैसे हमने, बहुत डिटेल में पढ़ा है। क्या है, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है कि टाइगर की संख्या बढ़ रही है और उसका जो सेंसस होता है वो हर 4 साल में होता है। ये फैक्ट नोट करके रखिएगा। पहली बात, कौन सा, NTCA इसके अंदर में इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर क्या हुआ है, उसकी जो संख्या है वो लगातार क्या है, बढ़ रही है, किसकी, टाइगर की संख्या। आपको एक और चीज पता होगी, कल ही हमने पढ़ा है कि 50 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर के। 1973 के अंदर में हमने क्या किया था, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। प्लीज ये पॉइंट समझते जाइए, फैक्ट है सारे के सारे, ठीक है। क्या किया था, 1973 में शुरू किया था, जिससे हम टाइगर की संख्या को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब हम टाइगर की संख्या हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट मान के चलिए, अगर अभी जो डाटा देखा जाए 3167 है, यानी कि 3167, 3167 के आसपास में है। चले, अब यहाँ से एक और चीज समझने की कोशिश करिए, एक और यहाँ से मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, हमें एरिया की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब एरिया ज्यादा चाहिए होगा तो हमें कंजर्वेशन एफर्ट क्या है और ज्यादा इंक्रीज करने पड़ेंगे।
और सारे एरियाज को हम क्या टाइगर रिजर्व के अंदर में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे उसके अंदर में उसको हम अंदर की तरफ लाना, हम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम और टाइगर रिजर्व बनाने की कोशिश करेंगे तो कई बार क्या होता है, जो ये लोग, कई सारे लोग जो हैं रह रहे होते हैं इन प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में। यहाँ से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश, वो यही कह रहे हैं इंडिया मस्ट बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन एफर्ट एंड राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर। कई सारे लोग फॉरेस्ट के अंदर में रह रहे होते हैं, रह रहे होते हैं। तो अगर मान के चलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब ये वाला एरिया अब क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है। क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया। तो जब मैं प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करूंगा तो वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज को मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई साहब ये एक्टिविटीज नहीं होंगी। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि प्रोटेक्टेड एरिया हमें इसलिए इंक्रीज करने पड़ेंगे। क्यों इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई नंबर ऑफ टाइगर्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं और नंबर ऑफ टाइगर इंक्रीज होने के साथ साथ में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इंक्रीज होंगे। और अगर नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इंक्रीज होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं, उनके ऊपर में कई प्रकार की क्या लगेंगे, रेस्ट्रिक्शन लगेंगी। तो ये फाइन बैलेंस बनाना पड़ेगा किसके बीच में, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बीच में एंड साथ में कंजर्वेशन एफर्ट के। कहीं ऐसा ना हो कि आप कंजर्वेशन एफर्ट के कारण में जो लोग वहां पर पिछले काफी सालों से रह रहे हैं, जैसे मैं कहूं कि भैया कल से आप यहाँ पर अपनी गाय नहीं चरा सकते। क्यों, क्योंकि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंजर्व कर रहा हूँ। लेकिन आप कहेंगे भाई साहब मैं तो यहाँ पे पिछले 500 साल से क्या है गाय चरा रहा हूँ, मेरी पूरी पीढ़ियां यहाँ पर बीत चुकी है। लेकिन मैं कहूंगा नहीं भाई साहब मैं तो यहाँ पर क्या है कंजर्वेशन करूंगा, यहाँ पर आपको अब यहाँ पे गाय चराने नहीं दूंगा। तो ये क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट भी हमारे देश के अंदर में आया, जहाँ जिसको हम फॉरेस्ट राइट एक्ट के रूप में भी जानते हैं, कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके भी हक हैं, उनके भी अधिकार हैं वहां के फॉरेस्ट के ऊपर। ठीक है, दरअसल क्या है ये प्रीलिम्स का फैक्ट कि सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पर है, एमपी के अंदर में। अभी एक और चीज हमने एक और चीज देखी कि हर रेंज के अंदर में क्या, हर रेंज के अंदर में टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आप कुछ कुछ पॉइंट्स अब यहाँ से एक और चीज समझने की कोशिश करिए, देखिए कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आप क्या, आपको नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल में आप सबने न्यूज बहुत सारी देखी है कि अपना जो कंजर्व्ड एरिया है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है, उससे बाहर निकलकर टाइगर बहुत सारे आपको देखने को नजर आ रहे हैं। ये चीज आपने नोटिस करी है, नहीं करी। इवन अगर आप वेस्टर्न घाट को अगर आप देखें जो कि बहुत स्टेबल रहा है, वहां पर अगर पॉपुलेशन को देखें, वहां पर अगर आप उसकी स्टेबिलिटी को देखें, उसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क। अब अगर मान के चलिए जो अभी तक हमारे पास में जो पूरा का पूरा जो हमारे पास प्रोटेक्टेड एरिया का जो नेटवर्क है, ये कहा जा रहा है, एस्टिमेट बताया कि 4000 हम टाइगर्स को उसके अंदर में रख सकते हैं उस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में, और हम 3167 में पहुंच चुके हैं। यानी कि उस प्रोटेक्टेड एरिया को क्या है, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जब हम उसको इंक्रीज करेंगे तो यानी कि न्यू एरियाज को भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड एरिया में लाना पड़ेगा। अब अगर न्यू एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया में लाएंगे तो वहां पर लाजमी सी बात है, वहां पर कोई ना कोई लोग क्या है, रह रहे होंगे, तो वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि हमारा भारत देश इस चीज में बहुत अच्छा है कि हमने एक्ट लेकर आए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्वेश्चन आता है। क्या रिहैब सही से हो रहा है, क्या जो आपको कंपनसेशन देना है वो आप सही से दे रहे हैं क्या, टाइमली दे रहे हैं क्या, जो सुनवाई होनी चाहिए वो सुनवाई हो रही है क्या। ये सारी चीजों के ऊपर में अगर आप काम करेंगे तो ही एक बैलेंस बन पाएगा, किसके ऊपर में, कंजर्वेशन एफर्ट प्लस में फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बीच में। दैट्स इट, दैट्स इट। तो नॉर्म एक हो गया नॉर्मल रेंज। तो मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, पहले 100 लोगों का बीपी, जितने भी लोगों का सैंपल लिया हमने, 100 लोगों का बीपी नॉर्मल रहता था। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है, उसके अंदर में उन्होंने ये चौंकाने वाली बात है कि 15 से 19 साल की जो यंग पॉपुलेशन उसके अंदर में देखने की कोशिश करी है, और 28 में से 22 स्टेट के अंदर में डाटा को एनालाइज किया, जिसके अंदर में उन्होंने पाया कि 2015 से अगर शुरू किया जाए, 2015-16 से लेकर 2019-20 तक अगर देखा जाए, तो एक डाटा चौंकाने वाला हमें मिला है। क्या डाटा चौंकाने वाला मिला है कि नॉर्मल बीपी वाले जो टीनेजर थे उनमें कमी आई है। क्या है, कमी आई, यानी कि उनका बीपी अब नॉर्मल नहीं रह रहा है। कान इधर से नहीं इधर से घुमा के पकड़ा, यानी कि नॉर्मल बीपी वाली जो संख्या थी उसके अंदर में क्या है, कमी आई है। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात क्या है कि अगर मेल एंड फीमेल इसमें देखा जाए तो फीमेल उनके अंदर में अगर ये चेंज देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमें नजर आता है। ये एक और बहुत बड़ा कंसर्न है। और अगर ये डिक्लाइन कहाँ का हो रहा है, छत्तीसगढ़ में आप देखिए ट्राइबल ग्रुप, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, यहाँ की यंग जो जनरेशन है उसके अंदर में ये डिक्लाइन हमें ज्यादा नजर आ रहा है। समझिए, देखिए मैं आपको घुमा कर पढ़ा रहा हूँ। डिक्लाइन का मतलब ये नहीं है कि बीपी के पेशेंट्स के अंदर में कमी आई है, बीपी के पेशेंट्स के अंदर में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नॉर्मल बीपी वाले जो लोग थे उनके अंदर में कमी आई है। क्या है, उनके अंदर में कमी आई है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, मतलब इस चीज को समझिए। और नॉर्मल बीपी किसको माना जाता है, एक आपने देखा होगा ऊपर का बीपी नीचे का बीपी ऐसा बोला जाता है ना, एक होता है सिस्टोलिक। ठीक है, अगर वो मान के जैसे ऊपर वाला बोलते हो, अगर वो लोअर रहता है 120 से, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है आपका 80 के आसपास में, यानी कि 120 और 80 ये रहता है, तो उसको क्या माना जाता है, नॉर्मल बीपी माना जाता है। अब इस सर्वे के अंदर में उन्होंने उनको कंसिडर नहीं किया जो मेडिसिन लेते हैं। क्या है, जो मेडिसिन लेते हैं।
मेडिसिन लेते हैं, ये चीज नहीं। लेकिन यहाँ से आपको ये डाटा समझना है कि 15 से 19 साल के बच्चों में यानी कि टीनेजर में ये चीज होना, और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है मेरे दोस्त, बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है, बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। और यही चीज़ में बारह आपको हम पढ़ रहे हैं और इसी चीज़ को मैं एनालाइज करके आपके सामने ला रहा हूँ कि लाइफस्टाइल बहुत कुछ इम्पैक्ट कर रहा है। पहले हम देखते थे कि ओल्डर जनरेशन में ही ये चीज़ हमें देखने को मिलती थी, अब यंगर जनरेशन के अंदर में ये चीज़ देखने को मिल रही है। इसके पीछे लाइफस्टाइल है, नो डाउट। आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ रीज़न देखिए कि 2015 से लेकर 16 से 2019 और 21 में अगर आप देखेंगे मेरे दोस्त, तो इंटरनेट के चार्जेस बहुत कम हो गए, ऑनलाइन कंटेंट बहुत बढ़ गया है, ऑनलाइन सारी चीज़ें आपको मिलने लग गई हैं, आपके पास में मनोरंजन के साधन यहीं पर ही हो गए, नंबर ऑफ पार्क्स वो कम हो गए, नंबर ऑफ फ्रेंड्स कम हो गए, नंबर ऑफ सोशल आउटिंग वो कम हो गई है, नंबर ऑफ प्रेशर और गुड मार्क्स वो इंक्रीज हो गए। ये सब चीज़ें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, यानी कि आपका लाइफस्टाइल, यानी कि आपका लाइफस्टाइल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कई बार आप, मैं जैसे कई लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी घोषित कर दिया गया है एंड तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी वाले सीपीआई एंड एनसीपी, उन्होंने क्या किया, अपना स्टेटस को क्या किया है, लूज कर दिया है। ठीक, तो ये क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, क्या फायदा है क्या नुकसान, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इट। ठीक, चले चले चले, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो अभी इस समय पर हमारे देश के अंदर में कितनी नेशनल पार्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस देश के अंदर में अभी 6 नेशनल पार्टी है इस समय पर। कौन कौन सी, बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट सीपीआईएम, बीएसपी, और अभी कौन है, आम आदमी पार्टी। ठीक है, चलिए। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में क्या है, रजिस्टर करना पड़ता है। अब क्या होता है कि अगर मान के चलिए आप रिकॉग्नाइज पार्टी है कि भाई स्टेट लेवल की पार्टी है, भाई ये नेशनल लेवल की पार्टी है, तो आपको ना सिंबल मिलता है, क्या मिलता है, सिंबल मिलता है। ठीक है, अब जब सिंबल मिलता है तो वो सिंबल और कोई यूज नहीं कर सकता, ये बेनिफिट है आपको। अगर आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज होते हैं तो आपका सिंबल किसी और को नहीं मिलेगा, स्टेट के अगर पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज वो सिंबल किसी को नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट। तो कुछ फैक्ट नोट करते रहिए मेरे साथ में। सबसे पहली बात तो ये चीजें किससे होती हैं, तो 1968 का इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट जो ऑर्डर है उसके कारण में क्या है, ये चीजें डिसाइड होती हैं, ये चीजें डिसाइड होती हैं। और अगर आपको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, तो आपका जो सिंबल है वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी यूज नहीं कर सकती। ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर है। पॉलिटिकल पार्टीज किसके तहत रजिस्टर होती है, 1951 के तहत रजिस्टर होती है। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 629 कैपिटल है। प्लीज देख लीजिए आप 1951 कितना ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, ठीक, क्लियर। रिकॉग्नाइज जो नेशनल पार्टी होती है उसको क्या क्या मिलता है, कई प्रकार के प्रिविलेज मिलते हैं, पार्टी सिंबल मिल गया, उनको क्या मिलता है, प्रोविजन टाइम मिलता है पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट के लिए, स्टेट ओन टेलीविजन के अंदर में, रेडियो स्टेशन में मिलता है, इवन इलेक्टोरल रोल्स का भी एक्सेस मिलता है जो रिकॉग्नाइज पार्टी होती है, चाहे स्टेट की हो चाहे नेशनल। अगर देखा जाए इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या है, 40 स्टार कैंपेनर्स मिलते हैं, इनका एक्सपेंडिचर काउंट नहीं होता, ये सारे के सारे बेनिफिट है। ये क्या है, बेनिफिट है। तो अब यहाँ से मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को पहले स्टेट में रिकॉग्नाइज होने के लिए क्या करना होता है, कि आपको 6% वोट मिल जाए या फिर आप 2 सीट जीत जाए विधानसभा के अंदर में, तो आपको उस स्टेट के अंदर में उस स्टेट की स्टेट पार्टी घोषित कर देंगे। या फिर आप मान के चलिए जो 6% वोट मिल जाए कहां पर, आपको लोकसभा वाले इलेक्शन के अंदर में, एंड साथ में आप 1 सीट जीत जाए लोकसभा के अंदर में उसी स्टेट से, तो भी आपको क्या हो जाएगा, ये दूसरी कंडीशन होगी। समझ में आ रहा है, कंडीशन फिल नहीं कर पाए। तो तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप 3% सीट जीत जाए लेजिस्लेटिव असेंबली के जनरल इलेक्शन के अंदर में, और साथ में आप 3 सीट जीत जाए असेंबली के अंदर में। देखिए आप 6% वाली कंडीशन को क्या है, नहीं अगर अचीव कर पाए तो आप क्या करेंगे, 3% या तो वोट ले जाए या फिर 3 सीट जीत जाए, दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वो अगर आप अचीव कर लेते हैं तो भी आप क्या हो जाएंगे, उस स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी घोषित हो जाएंगे। अगर दूसरा चौथी कंडीशन अगर देखी जाए, मान के चलिए आप 1 सीट जीत जाए हर लोकसभा 25 की सीट पे, तो भी आप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए किसी जैसे यूपी के अंदर में 80 सीट एलोकेट की गई है लोकसभा की, तो हर 25 सीट पर, यानी कि हर 25 सीट पर आपके कितनी, 1 सीट आपने ले ली, फिर 25 सीट पर आपके पास 1 सीट आ गई, फिर 25 सीट पर आपके पास 1 सीट आ गई, यानी कि कितनी, 3 सीट आपने लोकसभा में जीत ली, तो भी आप क्या है, स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगे। चलो आप सीट वीट जीत ही नहीं पाते हो, सबसे लास्ट ऑप्शन क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ आप टोटल जितने भी वोट हुए हैं स्टेट के अंदर में जनरल इलेक्शन के अंदर में, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे जहां पे भी, सिर्फ आपको 8% वोट मिल जाए बस, सीट जीते हो चाहे नहीं जीते कोई कंडीशन नहीं है, 8%। तो इन सब कंडीशन में आप क्या हो जाएंगे, स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी घोषित हो जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन होगी। अब मान के चलिए आप स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी घोषित हो चुके हैं, जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में भी जीते थे, गोवा में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, दिल्ली में तो जीते ही थे, गुजरात में भी अच्छा परफॉर्म कर दिया, यानी कि ये क्या हो गए, 4 स्टेट या 4 से ज्यादा स्टेट के अंदर में क्या हो गए जाए, रिकॉग्नाइज हो जाए। एक कंडीशन क्या है नेशनल पार्टी होने की, कि भाई आप 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में रिकॉग्नाइज हो जाए, कैसे, स्टेट पार्टी के रूप में, तो आप क्या हो जाएंगे, नेशनल पार्टी घोषित हो जाएंगे। चलिए आपकी प्रेजेंस 4 स्टेट में नहीं है, आप यूपी जैसे स्टेट के अंदर में जो इतना बड़ा भारी भरकम स्टेट है, वहीं पर ही आप क्या करें, क्या मिले,
उसके कैंडिडेट्स को 6% वोट मिल जाए, कहां से, 4 स्टेट से, तो भी वो हो जाएंगे। एंड साथ में क्या है, 4 एमपी हो जाए उनके लोकसभा के अंदर, तो भी वो हो जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हो, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में आप सिर्फ रिकॉग्नाइज हो जाए तो हो जाएगा, या फिर आप क्या करें, 6% वोट आपको मिल जाए एटलीस्ट 4 स्टेट से, एक ही स्टेट से नहीं, अलग 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 स्टेट से। या फिर आपको क्या हो, लास्ट कंडीशन क्या है, आप 2% ऑफ टोटल सीट्स जीत जाए लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट। 3 स्टेट का मिलाकर आपके हाथ में 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा आ जाए, तो भी आप क्या हो जाएंगे, नेशनल पार्टी घोषित हो जाएंगे। दैट्स इट। वो इसकी ये वाला न्यूज इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली इजराइल और ग्रीस के बीच में दोस्तों $400 मिलियन का एक आर्म्स एक्ट डील है जो कि हुई है, जिसके अंदर स्पाइक जो एंटी टैंक मिसाइल्स है ना, वो ग्रीस है जो कि खरीद रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने भी पिछले साल जो है ना, ये स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल है जो कि खरीदे थे, समझ गए। और अभी फिनलैंड जो है उसने भी अपना बजट है जो कि बढ़ाया है, और फिनलैंड अभी रिसेंटली नाटो में शामिल हुआ है, उसने भी इसी तरीके की सेम डील है जो कि इजराइल के साथ में करी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछेंगे जो स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल है ये कौन से देश की है, तो कुछ इस तरीके की है, 4 किलोमीटर तक का दोस्तों उसका रेंज होता है। एंटी टैंक यानी कि टैंकों को उड़ाने के लिए दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त है जो कि मानी जाती है ना। और हमने जो है वो इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तौर पे इसको लिया था। हमारे पास एक बजट होता है 100-200 करोड़ रुपए का इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तौर पे, तो वो हम लोग काम में लेते हैं, है ना। तो हमने ये स्पाइक जो है वो इजराइल से है जो कि लेती है। 4th जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है जो कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम करके कंपनी है इजराइल के अंदर, नाम राफेल है लेकिन है इजराइल के अंदर, समझ गए। मतलब कुल मिला के राफेल की इजराइल के अंदर एक कंपनी है जो कि काम करती है। एंटी आर्मर वेपन सिस्टम है, 4 किलोमीटर तक की रेंज है, और ये फायर एंड फॉरगेट जो मेथड है उसके ऊपर काम करती है कि आप इसके अंदर बता दो कि भाई डायरेक्ट एक्सेलरेशन डाल दो, सेट कर दो, उसके बाद में भूल जाओ, ये अपने आप जाके टारगेट के ऊपर है जो कि हिट कर जाएगी। ओके, जो इन्फेंट्री सोल्जर्स है, टैंक को टैकल करने के लिए इसको नॉर्मली काम में लिया जाता है। ठीक है गाइस, इसके अलावा हमने लास्ट ईयर जो है यूएसए के साथ में जो है असॉल्ट राइफल्स भी ली थी, आपको मालूम है। रशिया के साथ में दोस्तों हम लोग जो है अमेठी के अंदर है ना, जो AK सीरीज की राइफल्स है वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस बार एक बैड न्यूज ये है कि स्काईमेट ने अनाउंस किया है कि इस बार हमारे रेनफॉल जो है वो कम होने वाली है एवरेज से। तो एवरेज हमारे यहाँ पे 88 सेंटीमीटर बारिश है जो कि होती है, तो उसका 95, देखो क्या होता है जब 96% से 105% का प्रेडिक्शन होता है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई नॉर्मल ईयर है, यानी कि जितनी बारिश होती है उतनी होगी। लेकिन अगर 96% से कम हो जाए, जैसे कि इस बार प्रेडिक्शन 94% का किया गया है ना, और ये जो एवरेज है वो 50 साल का निकाला जाता है, 50 साल का एवरेज है अपना। इससे अगर 96% से 88 सेंटीमीटर का 96% से कम हुआ तो फिर वो बिलो नॉर्मल मानसून ईयर है जो कि माना जाता है। और अगर 105% से ज्यादा हो गया तो फिर नॉर्मल ईयर से ज्यादा रेनफॉल है जो कि मानी जाती है। ठीक है गाइस, चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्काईमेट एक वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है जिसने इस बार प्रेडिक्ट किया कि 94% है जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज का इस बार बारिश होने की पॉसिबिलिटी है। नॉर्दर्न और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री यहाँ पे रेन डेफिशिएंट है जो कि बताया गया है, समझ गए। इसका इंपैक्ट क्या है, अल नीनो का यहाँ पे एक इंपैक्ट है जो कि बताया जा रहा है ना, जो कि हमारे लिए यहाँ पे ड्राई वेदर है जो कि लेके आता है। ओके, तो स्काईमेट एक प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है, उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट है जो कि किया गया है ना। इस अल नीनो की जो पॉसिबिलिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, डोमिनेट करता जा रही है हमारे रेनफॉल को, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है जो कि बताई जा रही है। ठीक है गाइस, ऑलराइट, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा IMD जो हमारे यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने भी इसका फोरकास्टिंग है जो कि करी है, उसने भी सेम बात बोली है। हम लोग हमारे यहाँ पे जो बारिश का टाइम देखते हैं वो जून से सितंबर देखते हैं। अभी मान लो मार्च में बारिश आ रही है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। हमारा जो रेनफॉल का जो टाइम पीरियड है ना, जो हमारा मानसून टाइम है वो हमारा जून टू सितंबर है जो कि माना जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे दोस्तों मेजरली हम लोग राइस उगाते हैं, हमारे जो कॉर्न है, शुगर केन है, कॉटन है, सोयाबीन है, वीट है, ये सोयाबीन है, ये सब चीजें जो है हम लोग इसी टाइम पे जो है वो प्रोडक्शन के अंदर जो है वो काम करते हैं, समझ गए। और हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे प्रॉब्लम है जो कि इस बार देखने को मिल सकती है। अब अगर आप पिछले कुछ सालों का देखोगे कि कैसा पैटर्न रहा है, नॉर्मल रहा है कि नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, पिछले अगर मैं 2019 से बात करूं तो हम लोग एनुअल रेनफॉल हमारी थोड़ी ज्यादा ही रही है जो कि हमारी एवरेज रही है। 2018 के अंदर से लेकर 2014 तक तो हम लोग नेगेटिव में थे, यानी कि माइनस में चल रहे थे। ओके, और 19 के बाद में जो है हमारी रेनफॉल ठीक ठाक हुई है, समझ गए। इसके अलावा ये देखिए, ऑल बट वन ड्रॉट ईयर इन इंडिया वाज अल नीनो ईयर। तो अल नीनो की इंटेंसिटी जब जब ज्यादा होती है ना तो हमारे यहाँ पे ड्रॉट इंटेंसिटी भी जो है वो काफी बढ़ जाती है। ये देखो, पिछली बार वीक था तो मॉडरेट रहा, एक बार बहुत स्ट्रांग भी था अल नीनो की इंटेंसिटी, तो भी हमारे यहाँ पे मॉडरेट है जो कि रहा था। ठीक है, तो ये कई सारे ईयर्स है जो कि बताए गए जहां पे हमारे यहाँ पे अकाल या फिर ड्रॉट है जो कि देखने को मिला था। ये देखिए, लास्ट 2018-19 में है ना, 15-16 में, तो उस टाइम पे। और बहुत बार ऐसा होता है कि अल नीनो की इंटेंसिटी वीक होती है लेकिन तब भी रेनफॉल नहीं होती। कई बार तो ऐसा होता है कि इसकी ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, यहाँ पे देखिए कई जगह पे स्ट्रांग है, उसकी वजह से भी हमारे यहाँ पे ड्रॉट देखने को मिला। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे देश का रेनफॉल पैटर्न है, कहां पे कितनी रेनफॉल है जो कि होती है। तो अगर आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी रेनफॉल हमारे यहाँ पे, तो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है ना, यहाँ पे आपको काफी अच्छी बारिश है जो कि देखने को मिलेगी। दुनिया का सबसे वेटेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा बारिश होती है मेघालय,
है ना। ठीक है गाइस, अब देखो ये अल नीनो जो है वो कैसे इंपैक्ट करता है। देखो हमारे जो पैसिफिक क्वेश्चन है ना, सिंपल लैंग्वेज में समझो ताकि आपको याद रहेगा, है ना। ये थ्योरेटिकल चीजों से तो क्या वो ये रेक्टिफिकेशन है, सिंपल भाषा में समझो। होता क्या है कि पैसिफिक के अंदर जो है वो सरफेस वाटर जो है ना उसका टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, और विंड जो है वो क्या करती है, ईस्टर्न साइड पे आना चालू हो जाती है। कई बार क्या होता है, अनयूजुअल ऐसा पैटर्न होता है कि जो विंड्स है ना वो बहुत वीक हो जाएगी, या फिर ये वापस रिवर्स में जाने लग जाएगी, वेस्टर्न मतलब ईस्ट में आने के बजाय वेस्ट में आने के बजाय वापस से ईस्ट में जाना चालू कर देगी। तो इसी को जो है वो अल नीनो इंपैक्ट है जो कि कहते हैं, ठीक है। और इस इंपैक्ट का दोस्तों हमारे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है कि हमारे यहाँ पे दोस्तों रेनफॉल डेफिशिएंट हो जाती है, जो मानसून की विंड्स है वो जो है इतना इंटेंसिटी के साथ में जो है हमारे यहाँ पे बारिश नहीं कर पाती, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। तो अल नीनो का मतलब कुछ नहीं है कि वार्मिंग ऑफ द सी सरफेस, जो सी सरफेस है आपका पैसिफिक का, इसका ये वार्मिंग हो जाती है। पहले तो ऐसा लगता था कि भाई नीचे वाला जो पार्ट है ना, ईस्टर्न पैसिफिक जो है उसकी वजह से होता है, लेकिन कुछ टाइम पे ऐसा हो गया कि जो सेंट्रल पैसिफिक वाला जो बेल्ट है ना, ओके, इसकी वजह से जो है सवियर डॉट है जो कि इंडिया के अंदर आया, और ये हम लोग कभी स्टडी करते ही नहीं थे। जो सेंट्रल पैसिफिक जो विंड है इसको कभी हम स्टडी करते नहीं थे, इसलिए हम लोग कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। तो कई बार तो ऐसा हो गया कि हमारे यहाँ पे अकाल भी आ गया और हमें पता भी नहीं चला कारण। फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। 97, 2002, 2004 में जो हमारे यहाँ पे आया था वो हम लोग फोरकास्ट ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमने सेंट्रल पैसिफिक को स्टडी नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न पैसिफिक को जो है वो स्टडी है जो कि किया था, ओके। और हमारे यहाँ पे क्या है कि क्लाइमेटिक करते हैं जो कि है सॉरस को लेकर। सॉरस दोस्तों आपने कुछ टाइम पहले काफी सुर्खियों में थे क्योंकि मोदी जी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद में जयशंकर जी ने दोस्तों इनको रिच और डेंजरस है जो कि बताया था, और उसके बाद में ये कंट्रोवर्सी है जो कि थोड़े टाइम तक चली, उसके बाद बंद हो गई। अब आपके एग्जाम में दोस्तों एक नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर है जो कि बताया गया है। यहाँ पे एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है वो है यूएन की डेमोक्रेसी फंड, UNDEF है जो कि कहते हैं। 2005 में इसको बनाया गया था यूएन डेमोक्रेसी फंड, ताकि दुनिया में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया जाए, डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जाए, और साथ में डेमोक्रेसी वाले जो कई सारे ऐसे प्रोग्राम है जो कि दुनिया भर में चलाए जाए। अब यूएन डेमोक्रेसी फंड जो है ना, ये इसके अंदर $32 मिलियन है जो कि अभी तक इंडिया कंट्रीब्यूट कर चुका है 2005 के बाद से। नियर बाय 350 प्रोजेक्ट है जो कि पूरे दुनिया में चल रहे हैं 2005 के बाद से, ठीक है। 2015 के बाद से अगर हम देखें तो 68 जो प्रोजेक्ट है, ओके, 68 जो ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है जो कि सॉरस से कोरिलेट करती है। तो कुल मिला के यहाँ पे इंडिया का लिंक और सॉरस का जो लिंक है ना वो यहाँ पे दिखाया गया कि इंडिया ने फंड किया और सॉरस ने दोस्तों उनके फंड वाले फंड से कई दुनिया में जो है प्रोग्राम है जो कि चला रहे हैं, तो वो यहाँ पे कोरिलेट किया गया है। जैसे कि इंडिया 4th लार्जेस्ट डोनर है यूएन डेमोक्रेसी फंड का दुनिया में। अगर मैं बात करूं तो यूएसए, डेनमार्क, है ना, जर्मनी, ऐसे 3-4 कंट्रीज है जो कि सबसे ज्यादा फंड करते हैं। हम लोग 4th नंबर के ऊपर है। 68 प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड जो भी काम हो रहा है वो सॉरस की खुद की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है वो काम कर रही है, तो है ना। तो इस तरीके से एक दो दिन पहले जो है वो पीएम ने लॉन्च किया था ग्लोबल ब्लॉक टू सेव बिग 7 कैट स्पीशीज। हमने इस दिन प्रोजेक्ट टाइगर में चर्चा भी करी थी कि एक इंटरनेशनल अलायंस है जो कि घोषित किया गया है मोदी जी के द्वारा, ताकि जो 7 बिग कैट की जो स्पीशीज है उसको सेव कर सके दुनिया के अंदर, ठीक है गाइस। तो ये 97 कंट्रीज है दुनिया में ऐसे जहां पे ये 7 प्रजातियां जो है बिग कैट की आपको देखने को मिलती है। तो इनका एक अलायंस है जो कि बनाया गया है जिसका नाम है, ठीक है, इंटरनेशनल कैट अलायंस है इसका नाम, बिग कैट अलायंस ये नाम है जो कि इसको दिया गया है। इसके अंदर मेजरली जो है जितने भी सातों के साथ जो स्पीशीज है, जैसे कि टाइगर हुआ, लेपर्ड हुआ, जैगवार हो गया, लायन हो गया, स्नो लेपर्ड, प्यूमा और चीता, तो ये 7 स्पीशीज है। ध्यान रखिएगा इनके नाम इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ब्लर है ना, मैं लिख देता हूँ यार टाइम। लेपर्ड हो गया, इसमें आपसे पेपर में पूछेंगे कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। प्यूमा हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, चीता भी पीता है, चीता हो गया, जैगवार हो गया, कितने हो गए, 3 3 6, एक आपका लायन हो गया 7, और प्यूमा हो गया क्या इसमें, प्यूमा कौन 7 हो गया ना, बस ये 7 ही है। तो 7 बिग कैट स्पीशीज है जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ऊर्जा गंगा योजना के बारे में। देखो अभी रिसेंटली आपको मालूम है कि जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपकी नेचुरल गैस है सीएनजी और पीएनजी जो है दोनों के अंदर 5-7 रुपए की कटौती है जो कि हुई है, क्योंकि क्रूड ऑयल से 10 का रेट है जो कि 10% के आसपास है जो कि इन दोनों का रखा गया है ना। इनको गैस से कोरिलेट ना करके अभी हमने क्रूड ऑयल से कोरिलेट किया है इसको। तो अभी ऊर्जा गंगा योजना जो है पाइपलाइन से आपको क्या होगा, चीपर गैस है जो कि मिलेगी हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है जो क्लोज एरिया होता है जहां पे समुद्र नहीं होता, है ना, क्लोज, जैसे कि हरियाणा है और बाकी सब जो राज्य है इनको कहता है। तो कई सारे राज्यों को जो ये सुविधा है जो कि अवेलेबल होगी। अभी काफी लंबी पाइपलाइन है, 20 टाउन और सिटीज को जो है वो क्लीनर फ्यूल है जो कि अवेलेबल होगा, समझ गए। जैसे कि वाराणसी, पटना, रांची, जमशेदपुर, भुवनेश्वर, कटक, इन सारी जगह पे जो है ये पाइपलाइन जो कि बिछाई जा रही है, जिससे घरों के अंदर भी गैस मिल जाएगी और जो फ्यूल है बाहर के साइड पे वो भी अवेलेबल हो जाएगा जिनको सीएनजी की जरूरत है ना। तो पाइप नेचुरल गैस है और आपके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, दोनों है जो कि पाइपलाइन के थ्रू मिलेगी। ओके, पाइपलाइन जो है काफी बड़ी पाइपलाइन है, 2655 किलोमीटर की, 2655 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है जो कि यूपी को कनेक्ट कर रही है, वेस्ट बंगाल को कनेक्ट कर रही है
उसके अलावा झारखंड को कनेक्ट कर रही है और उड़ीसा को कनेक्ट कर रही है। तो कई सारे राज्यों से कनेक्ट हो गया है जो कि ये जा रही है ना। गेल है जो कि इसके ऊपर काम कर रहा है, जो हमारे पीएसयू है वो इसके ऊपर है जो कि काम कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रूट है पाइपलाइन का, काफी लंबा है। इसके अलावा और भी है 3376 किलोमीटर का पाइपलाइन है। अगर मैं ईस्टर्न इंडिया और प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के अंडर में देखो, तो अगर आपसे पेपर में पूछे ऊर्जा गंगा योजना क्या है, तो आपको ध्यान रखना है एक पाइप्ड गैस लाइन है ताकि लोगों के घरों तक सस्ती गैस है जो कि अवेलेबल हो जाए। समझ गए? आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे, जो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक टॉपिक है सिलेबस के अंदर, वहां से इसको लिंक किया जा सकता है। देखो हुआ क्या है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, ये वाशिंगटन डीसी पहुंची हैं अलग अलग मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, क्योंकि अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और साथ ही साथ में वर्ल्ड बैंक दोनों की मीटिंग्स होने वाली हैं। उस मीटिंग को यहाँ पर अटेंड करने के लिए पहुंच चुकी हैं। जैसा आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, बराबर में कौन है, ये बेसिकली इंडिया के एम्बेसडर हैं टू यूएस, नाम है तरनजीत सिंह संधू। ये यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर को लेने के लिए पहुंच गए थे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर पिक्चर में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? अब बात यहाँ पर यह है कि ये मीटिंग कैसी है। देखो इस मीटिंग में काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मीटिंग होती है ऐसी, और उस मीटिंग के अंदर में कई सारे देश आते हैं, इंडिया भी यहाँ पे पहुंच चुका है। ठीक है, उसके बाद में बोला यह जा रहा है कि अभी ना और भी मीटिंग होने वाली है इस सप्ताह, पूरे 2 सप्ताह इसमें G20 की मीटिंग्स होने वाली हैं, और उस मीटिंग में कई सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में, है ना, इंटरनेशनल टैक्सेशन और बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाने वाली है। मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक को लेकर मीटिंग होने वाली है। और ऐसी जो मीटिंग है ना FMCBG वाली, FMCBG का मतलब क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर। जैसे अभी आप कह सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है, निर्मला सीतारमण जी, और सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास जी। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज के भी फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होंगे, इन सब की आपस में मीटिंग होती है। ठीक है, तो ये भी मीटिंग यहाँ पर आपकी बार आपको देखने को मिलेगी। और जो आखिरी FMCBG वाली मीटिंग हुई थी ना, ये हुई थी फरवरी में। अभी यहाँ पर फिर से इस मीटिंग को रखा जाएगा, कह सकते हो। और इंडिया की बार यहाँ पर इसको होस्ट भी कर रहा है, क्योंकि आपको पता है G20 की प्रेसिडेंसी की बार भारत के हाथ में भी है, तो वो भी आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। तो ये जो मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है ना, इसमें यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पहुंचे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर यूएस के सेक्रेटरी के साथ में बातचीत करने वाले हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी के साथ में। उसके बाद में बोला यह जा रहा है कि जब मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी तो इन मीटिंग्स के अलावा भी कुछ और बायलैटरल डिस्कशंस किए जाएंगे यूएसए के साथ में, और कुछ और भी जो देश प्रेजेंट होंगे उनके साथ में मल्टीलेटरल इंटरेक्शंस किए जाएंगे, यानी कि उनके साथ में भी बातचीत हम लोग करने वाले हैं। अब देखो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बातचीत करने वाले हैं, ये टॉपिक पर डिस्कशन होगा, उस टॉपिक पर डिस्कशन होगा, ऐसे आर्टिकल पे इतना जोर नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक बार डिस्कशन हो जान दो, जो मीटिंग हो जाएगी ना, उसके बाद फिर से आर्टिकल पब्लिश होंगे, तब रियलिटी पता चलेगी आखिरकार किस किस चीज के ऊपर चर्चा की गई है, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर एक आइडिया हो गया कि क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ पर इस आर्टिकल में 2 रेलिवेंट चीजें हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, और ये लगातार चर्चा में है, तो मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ना, एक ऐसी बॉडी है जिसको वर्ल्ड बैंक के साथ में ही बनाया गया था। एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड बैंक को बनाया गया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बनाने के पीछे का पर्पस क्या है, नाम से पता चल रहा है कि ये दुनिया भर में जो मॉनेटरी क्राइसिस होते हैं ना, उसको स्टेबल करने का काम करता है। मनी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया भर की कई सारी कंट्रीज यहाँ पे वो फेस कर रही होती हैं, उसको उस देश को यहाँ पर उस सिचुएशन से निकालना, वो सारा काम IMF का होता है। जैसे अभी IMF से बहुत सारा पैसा मांग रहा है पाकिस्तान, श्रीलंका बहुत सारा पैसा मांग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका ऐसे कंट्री है जहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से डाउनवर्ड चल रही है, महंगाई बहुत ज्यादा है। अब सिचुएशन संभालने के लिए उनको बहुत पैसा भी चाहिए, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करेगा, उनको हेल्प प्रोवाइड करवाएगा। बाकी IMF के अंदर में आज के समय पर 190 कंट्रीज है इसके मेंबर, ध्यान रखना 190 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। क्या भारत मेंबर है? बिल्कुल। इंडिया ने भी यहाँ पर IMF को ज्वाइन किया था, और देश की आजादी से पहले ही 27 दिसंबर 1945 में यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। बाकी IMF का पर्पस क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, उसका पर्पस है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबलाइज करके चलना, जो भी इश्यूज है इंटरनेशनल लेवल पर पैसों को लेकर, उसको यहाँ पे कंट्रोल करने का काम करता है IMF। बाकी IMF का इस काम के अलावा भी एक और काम है, 2 अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स ये पब्लिश करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे सवाल बन जाएगा। ठीक है, जो अगला एडिटोरियल है ये राजेश मेहता साहब ने लिखा है, एक इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं ये, और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है इंडिया यूएस के रिलेशंस के बारे में। भारत और अमेरिका के लिए ये 6 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यानी आने वाले 6 महीने। ठीक है, तो वो कैसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो यहाँ पर राइटर हमारे समझाते हैं। चलो फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं और समझते हैं एक्जैक्टली इनका क्या है कहना। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, वैसे आप PDF से ही पढ़ सकते हो, आप मुझे यहाँ पर पूरा आर्टिकल मेरे सामने, तो मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर सकूंगा चीजों को ड्रॉ करके। तो हुआ क्या है, राइटर बोलता है कि देखो आने वाले जो 6 महीने होने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भारत और अमेरिका के लिए, क्योंकि अभी जो हमने मार्च का महीना देखा था ना, जो हमारा मार्च का महीना निकला है, इसमें यूएस ने एक फाइनली यहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया है। क्या अनाउंसमेंट किया है, यूएस का जो अगला एम्बेसडर है टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि हर एक देश का एम्बेसडर होता है ना, जैसे भारत का एम्बेसडर जो है यूएस में है, वैसे यहाँ पर अमेरिका का जो एम्बेसडर है वो इंडिया में देखने को मिलेगा। तो पिछले 2 साल से कोई एम्बेसडर नहीं था, बट अभी मार्च में ये एम्बेसडर अनाउंस कर दिया गया। उस एम्बेसडर का नाम क्या है, उसका नाम है एरिक गारसिटी। एरिक गारसिटी यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। 2 साल बाद यहाँ पर वो व्यक्ति को एम्बेसडर बनाया गया। अब होता क्या है, हमारे PM मोदी ना अभी आने वाले समय पर काफी सारी मीटिंग्स को अटेंड करने वाले हैं। जून में यहाँ पर यूएस को हेड करने वाले हैं। उसके बाद में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो भी G20 के समिट के दौरान इंडिया में आने वाले हैं। इस साल सितंबर के महीने में हो सकता है G20 समिट हो, तो वहाँ पे जो ये 20 कंट्रीज है आनेंगी, है ना, व्लादिमीर पुतिन आ सकते हैं। उसके बाद में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, साथ ही साथ में यहाँ पर जो बाइडेन भी आएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अभी जब जो बाइडेन आएंगे तो भी डिस्कशन होगा इंडिया यूएस के बीच में। तो इंडिया यूएस के बीच में काफी वार्तालाप होने वाला है इस साल।
और इस साल यहाँ पर बोला जा रहा है अभी G20 की मीटिंग होगी, फिर क्वाड की मीटिंग होगी और क्वाड के बाद में I2U2, और इन तीनों ही ग्रुप के अंदर में इंडिया और अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। तो डिस्कशन बहुत सारे होंगे आने वाले समय में। फिर उसके बाद में राइटर ने मेंशन किया डाइवर्जेंस एंड कॉन्वर्जेंस के बारे में। ये क्या बोलते हैं कि ये जो इन दोनों के रिलेशन है ना भारत और अमेरिका के, कहीं कहीं पर बहुत करीबी भी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इन दोनों के रिलेशंस में कुछ फूट भी हैं, यानी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। उन प्रॉब्लम्स को अगर हम रिजॉल्व कर लेना तो नो डाउट यहाँ पे इनके जो पार्टनरशिप है वो काफी मजबूत हमें नजर आएगी। तो जैसे कि अभी यहाँ पर एक नए जो एम्बेसडर हैं टुवर्ड्स इंडिया वो अभी अपॉइंट कर लिए गए हैं, जिनका नाम मिस्टर गासेटी। तो बोला यह जाता है कि बाइडन के बहुत विश्वसनीय पर्सन है वो, जिनको अपॉइंट किया गया है अभी। तो इनका अपॉइंटमेंट ही हमें दर्शाता है कि बाइडन यहाँ पे इंडिया के साथ में पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों देशों के बीच में कहीं कहीं पर ओपिनियन डिफरेंस भी है, कहीं कहीं पर दोनों की जो राय है वो काफी अलग भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग बात करेंगे अमेरिका की, तो यूएस क्या चाहता है? यूएस चाहता है कि भारत यूक्रेन क्राइसिस को लेकर अपना स्टांस बदल दे, क्योंकि अभी यूक्रेन क्राइसिस में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यूएस का स्टैंड रशिया के साथ में देखने को मिला है, जबकि अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया के साथ में बिल्कुल भी ना खड़ा हो, यूक्रेन के साथ में खड़ा हो जाए, जैसे ये वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ये तो अमेरिका चाहता है। दूसरी तरफ इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि देखो जो चाइना वाला इशू है ना, यहाँ पर अमेरिका उतर क्या है, चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर घुसने की कोशिश करता है। तो अमेरिका को आकर भारत के साथ में एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन को मेंटेन करना होगा और चाइना की निंदा पूरी तरह से करनी होगी। तो इंडिया ये चाहता है। ठीक है, यानी कि दोनों के जो ओपिनियन है इसके बीच में कई सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर ये डिफरेंस रिजॉल्व कर लिया जाए तो दोनों के रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यूएस चाहता है कि रशिया के साथ में रिलेशन जो है हमारे जो अभी स्टेबल रिलेशन है वो जो है खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, एकदम से हम जो है किसी के साथ में रिलेशन खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स है और जियो पॉलिटिक्स में कभी भी किसी भी कंट्री के ऊपर ना रिलायबल इतना ज्यादा रिलायंस किया जा सकता है और ना ही यहाँ पर उनके ऊपर इतना डिपेंड होया जा सकता है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स ऐसा ही है, कभी भी कोई भी कंट्री बदल जाती है जिसकी जरूरत पड़े, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे कोई भी देश हो, अपनी जरूरत के हिसाब से सब कंट्रीज यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। अब बात करते हैं जैसे कि रशिया की, तो रशिया ना बेसिकली यहाँ पर चाइना के सपोर्ट में, और चाइना रशिया बेसिकली आप देख पाओगे एक साथ में खड़े हुए हैं। ठीक है, और रशिया पहले ये बात बोल चुका है कि उसके जो मेन एलाइज हैं, जो मेन पार्टनर है, वो एक तो इंडिया उसका मेन पार्टनर है और दूसरा यहाँ पर चाइना उसका मेन पार्टनर है। रशिया ये बात खुद मेंशन कर चुका है। दूसरी तरफ और मीटिंग होने वाली है, जैसे अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है और एससीओ में चाइना भी है और इंडिया भी है और रशिया भी है। फिर ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, यानी कि एक तरफ आप कह सकते हो कि इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ में बहुत अच्छे हैं, दूसरी तरफ यूएस चाहता है कि इंडिया के साथ में जो रशिया के रिलेशन है वो खत्म हो जाए। तो ओपिनियन में इन दोनों की जो सोच है उसमें काफी बड़ा डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ स्ट्रॉन्गर एरियाज में, अब राइटर ने मेंशन किया है कि सर स्ट्रॉन्ग एरियाज के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। स्ट्रॉन्गर एरियाज में क्या बोला जाता है? पहला पॉइंट, इंडिया और यूएस दोनों मिलकर एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर आज के समय पर फोकस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे दोनों देश अपने पार्टनरशिप को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। दोनों देश मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल में, कॉपरेशन में, डिफेंस के मामले में कॉपरेट कर रहे हैं। इन दोनों की जो सरकार है वो बिजनेस के मामले में कॉपरेट कर रही है आज के समय में। और सबसे मेन फोकस दोनों देशों का है वो है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है, अब जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक की जब बात करता हूं, यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों को मिलाकर हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं। तो दोनों ही कंट्रीज का मेन फोकस है कि इंडो पैसिफिक पर हम क्या करें, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें, क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जहां पर चाइना का अग्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो चाइना के अग्रेशन को खत्म करना, इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन बनाना, ये एक मेन मकसद है किसका, भारत और यूएस का, जिसको लेकर ये दोनों देश काम भी कर रहे हैं, कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, काफी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। प्लस दोनों देशों ने मिलकर रिसेंटली यहाँ पर ये अनाउंस किया है कि हम कोऑपरेट करेंगे, काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद से लड़ने में साथ रहेंगे, साइबर सिक्योरिटी के इशू में साथ रहेंगे, प्लस यहाँ पे जो समुद्र को लेकर सिक्योरिटी है वहां पर भी हम साथ में खड़े रहेंगे। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाना। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है इंडो पैसिफिक रीजन में, वही हमें कम करना है। चाइना का जो अग्रेसिव एक्शन है खासकर साउथ चाइना सी में वो एक्सपैंड होता जा रहा है, उसको कंट्रोल करना है। चाइना का एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसके तहत यहाँ पर वो दुनिया भर की कंट्रीज को अपने कब्जे में करता हुआ नजर आ रहा है। उसको अभी जवाब देना है, तो उसका जवाब इंडिया और यूएस दोनों साथ मिलकर दे सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में ना कह सकते हो चाइना के साथ में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो इंक्रीज भी हुई है और यूएस और चाइना में काफी डिस्प्यूट भी हुए हैं। काफी सारी अमेरिका की जो कंपनीज है वो चाइना को छोड़कर इंडिया के अंदर एंटर करी है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि दुनिया भर में काफी देश ऐसे हैं जो कि चाइना के ऊपर में पूरी तरह से डिपेंडेंट है, निर्भर थे, और इंडिया भी उस कैटेगरी में है। अब इंडिया धीरे धीरे यहाँ पर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कंट्रोल करने के ऊपर में फोकस कर रहा है। दूसरा यहाँ पर आप देख पाओगे तो अमेरिका को इंडिया से एक फायदा और मिल जाता है कि इंडिया के अंदर में जो लेबर है ना वो बहुत लो कॉस्ट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडिया में यहाँ पर लो कॉस्ट लेबर फोर्स यहाँ पे चाइना को मिल जाती है, सॉरी यूएस को मिल जाती है। अब यूएस क्या चाहता है, देखो यूएस के अंदर ना जो बड़ी सारी कंपनीज होती हैं, आपने देखा होगा इंडिया से कई सारे लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, यूएस की कंपनीज में काम कर रहे हैं, कई सारे दिल्ली के अंदर यूएस की कंपनीज है ना। तो होता क्या है, वो लोग हमेशा इंडिया के वर्कर्स को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत कम है
अगर वो यूएस के वर्कर्स को प्रेफर करने लगे ना, जैसे अभी बहुत सारे कॉल सेंटर काम करते हैं, आपने देखा होगा बीपीओ वगैरह काम करते हैं दिल्ली के अंदर में, वो कहीं ना कहीं अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका को सर्विस दे रहे हैं, वो इंडिया के अंदर वो कंपनी का जो सेटअप है वो बना रखा है उन्होंने, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इंडियन वर्कर्स को पहले हम क्या करें, अपॉइंट करें, इंडियन वर्कर्स को यहाँ पर पहले प्रायोरिटी पर रखें। क्यों? क्योंकि लेबर कॉस्ट इंडिया में बहुत कम है, तो उनको कम पैसा देना पड़ेगा। जबकि अगर विदेश में यूएस से अगर वो कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ता, और ऐसा होता है। तो यूएस को यहाँ पे फायदा मिल जाता है, एक स्किल्ड वर्कर मिल गए, सस्ते दाम में मिल गए, काम हो गया। ठीक है। और यूएस एक तरीके से एक चीज के ऊपर और फोकस कर रहा है, यूएस ना अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है। इंडिया को उसको एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस दिख रहा है, देखो इंडिया की पॉपुलेशन अपने आप में बहुत ज्यादा है, तो यूएस चाहता है कि अपने बिजनेस को पूरी तरह से एक्सपैंड किया जाए और भारत के अंदर एस्टेब्लिश किया जाए, यूएस का जो कस्टमर बेस है वो इंक्रीज हो, ताकि ये दोनों और ज्यादा आगे आ जाए। ठीक है। तो कहने की रिलेशन को बढ़ाने के लिए ये यूएस का भी यहाँ पर एक पर्पस देखने को मिलेगा। मैंने बोला ना, जो भी यहाँ पर रिलेशन बढ़ाना चाह रहा है उसके पीछे के रीजन है, कोई फालतू में रिलेशन यहाँ पर इंप्रूव नहीं कर रहा, उसके पीछे के खुद के इंटरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर अभी यूएस के भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे राइटर बोलता है कि सर जो चैलेंजेस हैं इन दोनों के रिलेशंस के बीच में, अगर हमें उन चैलेंजेस को टैकल करना है तो यूएस और इंडिया को साथ में मिलकर आकर कॉपरेट करना होगा। एनर्जी सिक्योरिटी वाले इश्यूज पर, क्लाइमेट चेंज वाला इशू जो हो गया उसको यहाँ पर साथ में मिलकर जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया अप्स एंड डाउन्स के बारे में, यानी कि रिलेशंस में कुछ जगह पर बहुत अच्छे रिलेशंस भी देखने को मिले हैं और कुछ कुछ पॉइंट्स पर दोनों के रिलेशंस थोड़े बहुत खराब भी देखने को मिले हैं। जब हम लोग बात करते हैं अच्छे की, तो इंडिया यूएस के रिलेशनशिप पिछले कुछ समय में अपवर्ड साइड पर चले हैं, यानी कि इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। यूएस की कंपनीज का जो रिलेशनशिप है वो इंडिया की कंपनी के साथ में काफी अच्छे देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इंडियन अमेरिकन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि भारत में उनका जन्म हुआ है, अमेरिका की जाकर सिटीजनशिप ले ली है, वो इंडियन अमेरिकन बहुत सक्सेसफुल पर्सन बने हैं। इवन आज आप देखोगे, चाहे वो गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इवन यूट्यूब भी यहाँ पे हो चुका है अभी, इसके जो सीईओ बैठे हुए हैं ना, वो सब यहाँ पर इंडियन अमेरिकन ही है, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पर वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका जो जन्म है वो इंडिया में हुआ है। तो यूएस को ऐसे और लोग की आवश्यकता है। यूएस देखता है कि देखो इंडिया में नॉलेज, स्किल, उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो वो यहाँ पर इन्हीं चीज को मेंशन करता हुआ नजर आ रहा है। बात क्लियर हो गई? और ऐसा नहीं यूएस ने इंडिया की मदद नहीं करी। देखो राइटर ये बोलता है यूएस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारत के आईटी सेक्टर को ग्रो करने में। भारत का जो आईटी सेक्टर यहाँ पे आज जो सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है ना, उसमें एक सबसे बड़ा रोल यूएस का भी है। यहाँ पे जो बहुत सारे पर्सन है हमारे इंडियन ओरिजिन के, वो सिलिकॉन वैली कंपनीज के अंदर में क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यूएस और इंडिया दोनों बहुत बड़े पार्टनर आपको देखने को मिल जाएंगे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में, यानी जो आज के समय पर टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए दोनों आपस में कॉपरेट भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, रिसर्च और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम कर रहे हैं। दोनों देश साथ में मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आज के समय पर प्रॉपरली फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये तो यहाँ पर रिलेशंस इंप्रूवमेंट की बात की गई है। लेकिन पिछले कुछ समय पर, पास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ था, यानी कि विश्वास कोई नहीं करता था एक दूसरे पर। ठीक है। वो चीज यहाँ पे हमने देखी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की हरकत ऐसी देखने को मिली है, और अभी भी ऐसा है, क्योंकि कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, कभी भी कोई भी पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि अमेरिका का जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ भी बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान इंडिया का एक एनिमी कंट्री आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी रिसेंटली यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया है, पाकिस्तान के जो ये वेपन्स हैं उसको वहाँ पर रिपेयर करने के बारे में यहाँ पर बोला था कि पाकिस्तान को हम यहाँ पे काफी वेपन्स प्रोवाइड करवाएंगे, रिपेयर भी करेंगे। और ये इनकी टैक्टिक्स भी होती हैं कि भाई जैसे इंडिया का जो दुश्मन कंट्री है पाकिस्तान, तो इसको हथियार बेचो, बहुत सारे बेचो। इससे क्या होगा, इंडिया जब देखेगा यार पाकिस्तानी हथियार परचेज कर रहा है, तो भारत भी अमेरिका से परचेज करेगा। फायदा ओवरऑल किसको हो रहा है? फायदा तो अमेरिका को हो रहा है ना, यूएस यहाँ पर देख रहा है। तो वही चीज यहाँ पर यूएस अभी तक अपना रहा है। ठीक है। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने लगता है, पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड कराना रहता है, फिर हमें भी यहाँ पर कह सकते हो कि मजबूरन वो जो वेपन्स वो परचेज करने पड़ते हैं, या उससे बेहतर वेपन्स को परचेज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में रिलेशन हमारे सही नहीं है, और बहुत बड़ा बाउंड्री हम पाकिस्तान के साथ में शेयर भी करते हैं। ठीक है। जब भी कोई इशू हो तो हम उसको टैकल कर सकें। तो ऐसी यहाँ पर हरकतें अमेरिका की देखने को मिली है। पाकिस्तान की साइड झुकाव ज्यादातर देखने को मिला है पहले कुछ समय में। उसके बाद में यूएस की कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो कि बार बार यहाँ पर इंडिया को टारगेट करती हैं। इंडिया में टेररिज्म बहुत है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, जो मानव के राइट्स हैं, है ना, ह्यूमन राइट्स उनका उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं इसको लेकर कई बार यहाँ पर जो अमेरिका है वो मेंशन करने लगता है, जबकि इंडिया बार बार इनकी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के रिलेशंस। हाउ कैन एलजी एक्ट विदाउट द एड एंड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ब्रीफली आपको ऊपर से बता देता हूँ मामला क्या है। दिल्ली में अभी इलेक्शंस हुए थे, एमसीडी के इलेक्शन हुए थे, जिसमें कई प्लान से लगातार जो है बीजेपी पावर में थी। इस बार जो है आपने बीजेपी को रिप्लेस कर दिया, और वहां एमसीडी के अंदर जो मेयर को लेके जो है काफी जो है खींचातानी चल रही है, और कई बार मेयर के इलेक्शन जो है हमें कैंसिल आउट हो चुके हैं। मामला ये बनता है कि जो दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिमूव कौन कर सकता है? ये पावर किसके पास है? क्या ये पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है, या फिर ये पावर जो है यूटी में, जो कि सेंटर के अंदर में आती है क्योंकि इट्स यूनियन टेरिटरी, या फिर ये एलजी के पास है? तो ये बड़ी ना इश्यूज यहाँ पे चल रहे हैं। जो दिल्ली में जो सिविल सर्वेंट्स हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, एलजी कहते हैं कि भैया आप मुझे रिपोर्ट दो, चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं मुझे रिपोर्ट दो। तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि एलजी अपने आप ही डिसीजन ले लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये कहा है कि भैया जैसे स्टेट के गवर्नर होते हैं, गवर्नर कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
जैसे स्टेट के अंदर एक कानून लागू होता है ना, उसी तरह से ये प्रोविजन आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में भी जो है लागू होता है। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो बिना एड और एडवाइस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, एलजी के पास एक पावर होती है कि भैया वो प्रेसिडेंट के लिए किसी भी कानून को, पॉलिसी को रिजर्व करके रख सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है हमारे जीएनपीसी एक्ट में, गवर्नर ऑफ नेशनल कैपिटल, गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल एक्ट, इसके अंदर ये चीज लिखी हुई है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि एलजी कैन नॉट एक्ट विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब ये कानून शुरू में बनाया गया था 1950s और फिर 61 62 में जब ये बनाया गया था कानून, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर दी गई थी कि वो बहुत सारे पॉलिसीज को और कानून को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। और उस कानून के अंदर लिखा हुआ है एनी मैटर, एनी मैटर। अब इस वर्ड का मिसयूज किया जाता है। एनी मैटर डज नॉट मीन एवरी मैटर। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नर साहब ठीक है, वहां पे लिखा हुआ एनी मैटर और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, लेकिन एनी मैटर डजंट मीन एवरी मैटर आप जो है प्रेसिडेंट के लिए लेके जाइए। अरे प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? होम मिनिस्ट्री ना। प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? कैबिनेट ही तो होता है। ऐसा थोड़ी है कि वो प्रेसिडेंट ऑफिस में पर्टिकुलरली जा रही है और प्रेसिडेंट डिसीजन ले रहे हैं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। एक तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर हर सरकार के हर डिसीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आप गवर्नमेंट और बीजेपी के बीच में इश्यूज चलते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें दिल्ली में रुक जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनी मैटर डज नॉट मीन के भाई एवरी मैटर, कि गवर्नर हर मैटर को जो है वो सेंटर को दे। देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आप रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, हर केस आपको सेंटर के पास लेके जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के बिना तो आप काम मत ही करिए। ठीक है, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कह ही दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, यस, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आफ्टर द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, अ गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन वन स्टेट। ये तो स्टेट की बात हो गई। व्हाट अबाउट द यूटीज? लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी, यस। However, in India, the post is present only in the UTs of Andaman Nicobar, दिल्ली एंड पुडुचेरी। यहाँ पे आते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। आप नेशनल प्रिवेंटिव डिटेंशन गिव्स आर्बिट्ररी पावर्स। प्रिवेंटिव डिटेंशन पहले तो क्या होता है आपको बताता चलो। दो वर्ड से कॉम्बिनेशन से बना है डिटेंशन। डिटेंशन मतलब अरेस्ट और प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंशन। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा बोलते हैं ना, कि आप उस चीज को अवॉइड करें, प्रिवेंट करें। जैसे कई बार क्या होता है ना, किसी अगर एरिया में क्या होता है, मान लो कोई पॉलिटिकल रैली निकलनी है या फिर वहां पे कोई रिलीजियस जो है वो कुछ ऐसे कुछ प्रोसेशन वगैरह निकलना है, तो वो क्या करते हैं, उस एरिया के जो हिस्ट्री सीटर्स होते हैं, जिन्होंने पहले क्राइम किया होता है, उनको उठा लेते हैं पुलिस वाले। और जब वो फंक्शन खत्म हो जाता है उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि पुलिस को डर होता है कि ये आदमी कुछ ना कुछ पंगा वहां पे कर सकता है। दिस इज समथिंग लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब क्राइम हुआ नहीं है, क्राइम होने से पहले ही किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। That is called preventive detention. Preventive detention refers to the taking into custody of individual who has not committed a crime yet. अभी तक क्राइम किया नहीं है, लेकिन पुलिस को लगता है, they believe him to be the threat to the law and order, तो उसको उठा लिया जाता है। ऐसा बहुत सारे केस में हमने जम्मू कश्मीर में बहुत रेगुलरली देखने को मिलता है। ये जब कोई पॉलिटिकल रैलीज वगैरह वहाँ पे होती है, तो कुछ लीडर्स को वहाँ से उठा लिया जाता है और उनको रख दिया जाता है जेल के अंदर। कितने दिन के लिए रखा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 3 महीने तक। और ये कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है सरकार को। ठीक है, आर्टिकल 222(3)(b it allows for the preventive detention and puts restriction on the personal liberty for ensuring state security and the public order। आर्टिकल 22(4) भी कहता है कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन आप कर सकते हो, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 3 months। हालांकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया था तो इस 3 महीने को जो है रिड्यूस करके 2 महीने कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो बेसिकली प्रेजेंट स्टेटस यही है कि 3 महीने तक किसी भी आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। किसी भी आदमी में ये नहीं कि मुझे आगे उठा देंगे सरकार। हाँ, अगर मुझे सरकार को ऐसा लगता है कि ये भाई सिकंदर नाम का आदमी है और ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है, तो उठा भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ ग्राउंड होने चाहिए: सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनिंग एसेंशियल सर्विसेज एंड द डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स विद द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इन कुछ ग्राउंड वाले केसेस में उठाया जा सकता है किसी भी आदमी को। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो यार बड़ी खराब पावर है, आपने सेंटर के हाथ में जो है अनलिमिटेड पावर दे दी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये पावर बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ना अलग अलग आर्गुमेंट है। जो फेवर में आर्गुमेंट है प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी वाले केस में ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है जो लगता है भैया लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है। अदरवाइज तो भाई वो देश में कोहराम मचा देंगे, हर जगह प्रोटेस्ट करने लगेंगे, लाठियां चलाने लगेंगे, पत्थर फेंकने लगेंगे, आग लगाने लगेंगे। तो जरूरी है कि आप ऐसे लीडर्स को उठा लीजिए, ऐसे जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं उनको उठा लीजिए, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, पब्लिक ऑर्डर बचाने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वायलेंस वगैरह ना हो और समाज में जो है वो ऑर्डर प्रॉपर तरीके से बना रहे और बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउज फॉर द क्विक एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट इंडिविजुअल हु पोज अ थ्रेट विदाउट द नीड ऑफ द लेंथी ट्रायल। है ना, आप उसको कोर्ट में लेके जाएंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, जजेस का ऑर्डर लेके आएंगे, तब जाके कहीं पे अरेस्ट होगा, लंबा प्रोसीजर है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या करता है, आपको जल्दी से जल्दी एक्शन ले लेते हैं ताकि सिचुएशन ना बिगड़े। आर्गुमेंट अगेंस्ट में भी है, ऑफ कोर्स दिस इज अब्यूज ऑफ द पावर।
ये तो बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। बहुत बार क्या होता है, पॉलिटिकल रिप्रेशन के चक्कर में जो अपोजिशन के लीडर्स होते हैं उनको उठा लिया जाता है सरकार के द्वारा, उनको फालतू में जो है जेल में डाल दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो देयर वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। भाई आप सोचिए, आपने कोई क्राइम पहले पास्ट में किया, आपको सजा हुई, आपने सजा भुगत ली ना उस क्राइम को लेके, अब तो आप नॉर्मल इंसान हो गए हो, लेकिन आपने जो पास्ट में क्राइम किए हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। सरकार नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आपको उठा के ले जाती है, आप घर में आराम से सो रहे हो, खाना खा रहे हो, ये बोल के कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है और आप खतरा हो, क्योंकि आपने पास्ट में कोई बड़ा जो है कोई कांड किया था। तो इट्स अ वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑल्सो। कई बार इनोसेंट लोगों को भी यहाँ पे उठा लिया जाता है, ऐसा देखने को मिला है। एंड मिसयूज बाय द लॉ एनफोर्समेंट ऑफ फोर्स। तो ये सारी चीजें एक ही हैं लगभग, ठीक है, मिसयूज होता है पावर का, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम बोला है, और इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन गिव्स आर्बिट्ररी पावर टू द स्टेट। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम लोग इस कानून को, आर्टिकल 22 को रिकंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसा नजर आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर में जो है इसको लेके कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है इश्यूज क्रिएट करेगा, या हो सकता है इसको रिमूव भी कर दे, ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है। एनीवेज, हाउ हैव रिसेंट वेदर इवेंट अफेक्टेड व्हीट क्रॉप। ये टॉपिक हम लोगों ने पहले कर लिया था, बट थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं क्या है पूरा मामला। तो भैया व्हीट की जो हमारी खेती है, यानी कि जो गेहूं की खेती है, और हमारी जो राबी क्रॉप है, उसको काफी डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ अनटाइमली स्पेल ऑफ द वाइड स्प्रेड रेन। बहुत बारिश हुई है फालतू में मार्च के महीने में, और फरवरी के महीने में जो है भैया टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। तो फरवरी वाज द हॉटेस्ट फरवरी एंड मार्च इज द रेनिएस्ट मार्च। तो दोनों तरीके से जो है डबल मार पड़ी है इस बार किसान को, है ना, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में। तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी भी डाउन जाएगी और ओवरऑल प्रोडक्शन भी डाउन जाएगी। ठीक है, क्या कहता है, हाउ विल द रेन अफेक्ट द व्हीट क्रॉप। कहता है कि 40 से लेके 50 किलोमीटर की स्पीड से अगर हवा चलती है तो उससे हमारी जो फसल होती है ना वो गिर जाती है, क्योंकि स्टॉर्म आ गया ना। और एक बार जब गेहूं की फसल खड़ी होती है और वो गिर जाती है तो उसका बहुत नुकसान हो जाता है, उसकी कटाई बहुत मुश्किल हो जाती है। और इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ है ना, सिर्फ बारिश ही नहीं हुई है, उसके साथ साथ हवा भी चली है, और हमारी क्रॉप काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज हो गई है। क्योंकि ये समय ना फसल के पकने का होता है, उसके अंदर अनाज बनता है, वो भारी होता है, तो एकदम से वो नीचे हो जाता है, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ राइपनिंग एंड द हार्वेस्टिंग स्टेज। तो और स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि किसान ने पानी दिया और बारिश भी हो गई और हवा भी चल गई, तो फसल का जो 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 क्रॉप है हमारी, वो खड़ी थोड़ी रहेगी ना, गिर जाएगी, पूरी तरह से लेट जाएगी। तो क्रॉप फ्लैटनिंग हो गया है, और जिसकी वजह से बहुत नुकसान हमारे यहाँ पे हुआ है। वीट एक राबी क्रॉप है जो कि लेट अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने तक बोई जाती है, और बाद में मिड मार्च से लेके अप्रैल के महीने तक उसकी कटाई होती है। देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह जो है 15-20 सीजन का ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, वो सब रहता है। तो बेसिकली एंड ऑफ द मार्च जो है कटाई शुरू हो जाती है, अप्रैल के महीने तक भी 15-20 अप्रैल तक जो है वो चलता है। कुछ जगह पे जैसे ईस्टर्न यूपी की अगर आप बात करें, पार्ट ऑफ बिहार की अगर बात करें, वहां पे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है इस बारिश का, क्योंकि वहां पे जो गेहूं की खेती है वो हरियाणा पंजाब से 15-20 दिन के बाद जो है वो वहां पे लगाई जाती है। तो यहाँ पे हरियाणा पंजाब में क्या है, वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में वीट का जो दाना है वो बन चुका था, तो इसीलिए वो भारी हो जाता है, तो वो फ्लैट हो जाता है। लेकिन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्योंकि 15-20 दिन लेट बाद जो है दाना आता है, गेहूं के अंदर भारी होती है वो, तो वहां पे उतना नुकसान बेसिकली देखने को नहीं मिला है, राइट। आउटपुट तो ऑफ कोर्स इंपैक्ट होगा, हालांकि सरकार ने कहा है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2022-23 की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इस बार जो है 1.2 जो है मीट्रिक टन गेहूं हो सकता है। सरकार ने जो है आइडिया लगाया था कि 112, तो जितना सरकार ने आइडिया लगाया था उससे तो कमी होगा इस बार भी, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था जब हीट वेव चली थी। बट आर द एग्री एक्सपर्ट से देख सबका ये माना है कि भैया डैमेज तो हुआ है, डैमेज तो हुआ है, राइट। कितना डैमेज हुआ है वो तो अभी बेसिकली जब फाइनल जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, उसी से पता चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट अभी क्यों कह रही है कि डैमेज नहीं हुआ है, हो सकता है गवर्नमेंट की जो प्राइस पॉलिसी है सरकार उसको चेंज नहीं करना चाहती हो, क्योंकि सरकार अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी कि डैमेज हुआ है तो फिर इसको जो है एमएसपी जो होता है वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हो सकता है सरकार एमएसपी इंक्रीज करने के मूड में ना हो, राइट। लेकिन ये बात तो पक्की है, अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो प्राइस तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, जो मार्केट प्राइस है। अब ये देखना है कि इस मार्केट प्राइस से कम्पीट करते हुए क्या एमएसपी भी सरकार बढ़ाएगी या कुछ किसानों को कंपनसेशन देगी डैमेज के लिए, वो थोड़ा देखना रहेगा। चलिए।